1846 का वो दौर जब दुनिया से समुद्री पायरेट्स का खौफ अब कम होने लगा था, क्योंकि बढ़ते समुद्र के चलते उनके जहाज अब ज्यादा दिनों तक खुद को संभाल नहीं पाते थे। उस समय के लोगों का मानना था कि वो खजाना पायरेट्स की एकता का प्रतीक था, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्र उससे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया था बाकी लोगों से लूटकर। पर वो कहाँ है और किस हाल में, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी उसकी तलाश में हैं। समुद्र में हचकोले खा रहा एक लुटेरों का शिप, जिसके सामने आ गया एक छोटा सा मछुआरा, जिसे उन्होंने दबोच लिया, क्योंकि उन्हें उस पर कुछ अंदेशा था कि वो अपने साथ कुछ छुपा कर ला रहा है। वरना ऐसे तूफान में कोई इतनी छोटी सी नाव से भला क्यों ही होगा इस समंदर में। लुटेरों का सरदार कैप्टन कॉर्नर आकर उन सामानों को देखता है जो उन मछुआरों के पास से मिला, जिसमें से उसे एक सोने का बिस्कुट भी मिला जिस पर पायरेट्स की वो मुहर लगी थी, जिसे देखकर हर कोई खौफ खाता। उस समय में कॉर्नर समझ गया कि ये छोटा सा टुकड़ा उसी भंडार में से निकाला गया। पर वो भंडार है कहाँ? इसी चीज के बारे में बार बार उस मछुआरे से पूछा जाता है, लेकिन मजाल थी कि वो अपना मुंह खोल देता। पर कॉर्नर के लोग भी बड़े चालाक थे। उन्होंने पता लगा लिया था कि इसकी नाव जिस दिशा से आ रही थी उस तरफ सिर्फ एक ही जमीन का टुकड़ा है, यानी कि एक टापू जिसे लोग केमैन ब्रेड नाम के जानते हैं। कॉर्नर को उसकी मंजिल मिल गई थी, इसीलिए वो फौरन फरमान जारी करता है कि उसी तरफ जहाज को मोड़ा जाए। वहीं दूसरे सीन में हम केमैन ब्रेड नाम के द्वीप को देखते हैं, जो बड़ा ही खूबसूरत था। कुछ इंसानी आबादी भी वहाँ रहा करती थी, जिसमें से एक लड़की भी है जो हमारी इस कहानी में अहम भूमिका निभाएगी। इसका नाम है उसोला, जो अपनी दूरबीन से समुद्र की तरफ देख रही है, जैसे कि मानो उसने हमले की महक पहले से सूंघ ली हो। खैर, अब आप उसोला से तो अच्छे से वाकिफ होंगे, भाई मिस यूनिवर्स है। इस बीच हम उस द्वीप पर रह रहे कुछ और लोगों से रूबरू होते हैं, जिसमें था एक लड़का जो अपनी माशूक से मिलने के लिए चोरी छिपे उसके घर में घुस आया है। उसका कहना है कि वो कल जाने वाला है, इसलिए आज कुछ समय उससे उसके साथ बिताना है। लेकिन तभी उस लड़की की बड़ी बहन जो उसोला थी वहाँ झटके से आ जाती है, जिससे कि उस लड़के को तुरंत ही छुपना पड़ जाता है। पर वो जानती थी कि यहाँ कोई आया था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ तवज्जो नहीं दी इस बात पे। इस बीच हम देखते हैं कि उसोला का एक बेटा भी है, जिसके एक पैर में कुछ तकलीफ है, जिसके चलते वो सही से चल नहीं पाता है, इसलिए उसे हर दम एक छड़ी का सहारा लेना पड़ता है। इसाक हमेशा अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछता रहता है, तो वो हर बारी उससे यही कहती है कि वो काफी दूर गए हैं, इसलिए उन्हें आने में देर होगी। यहाँ हम घर में लगी फोटो को देख समझ पाते हैं कि जिस मछुआरे को कैप्टन कॉर्नर ने पकड़ा था उस दिन वो कोई और नहीं बल्कि उसोला का पति थॉमस ही है। क्या वो जिंदा है या नहीं? उसोला चाहती है कि उसका बेटा भी उसके पति की तरह ही बहादुर बने, इसलिए उसने उसे एक खास किस्म का खंजर दिया जो उसके परिवार की शान है। परंतु जैसे ही इसाक ने उस चाकू को बाहर निकाला तो उसी बीच उसोला को भयानक अतीत की झलकियां नजर आ गईं, जिसमें चारों तरफ खून थे, कुछ लाशें भी थीं। इससे ज्यादा हमें देखने को कुछ नहीं मिला, लेकिन जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ था। सालों पहले जो उसोला अपने बेटे, अपने परिवार से छुपाती हुई आती है। सुबह हुई तो हमने देखा कि एलिजाबेथ कहीं चली गई, बिना अपनी बड़ी बहन को बताए। उसके जाने के कुछ ही देर के बाद ओसुला को बाहर से कुछ आवाजें आईं। जब उसने खिड़की से देखा तो समझ गई कि लुटेरों का हमला हुआ है, इसलिए उसने फौरन ही अपने बेटे को नीचे छुपा दिया और खुद उनसे लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वो लुटेरे बहुत ही शातिर और चालाक थे। उन्होंने उसे कुछ ही पलों में धराशायी कर दिया। और फिर सरदार ने आकर पूछा कि सोना कहाँ है। ओसुला को किसी भी सोने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर उस आदमी को पता था कि उसके पति के पास ही सोना है और वो उससे झूठ कह रही है, इसलिए उसने अपने आदमियों से कहकर उसके साथ गलत काम करवाया ताकि वो सच बोल दे। उधर दूसरी तरफ एलिजाबेथ जब थोड़ी दूर किनारे पे पहुंची तो वहां उसे उस लड़के की लाश मिली जिससे कि वो प्यार करती थी। किसी ने उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। यहीं से कहानी में एक और खिलाड़ी जुड़ने वाला है, नाम है कैप्टन कॉर्नर, जो द्वीप पे पहुंच गया है। जब पादरी ने उसे अकेले खड़ा देखा तो उसके पास पूछने गया कि आखिर वो यहाँ किस लिए आया है, क्या किसी से मिलना है उसे। तो वो उससे थॉमस की पत्नी के बारे में पूछते हैं, पर पादरी कुछ नहीं बताता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये कौन है और किस हद तक गिर सकता है अपने काम को पूरा करने के लिए। बाकियों ने भी देख लिया कि कैप्टन के लोग अब इसी तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने फौरन ही शंख बजा दिया ताकि प्रवासियों को पता चल जाए कि खतरा उन्हीं की तरफ आ रहा है। पादरी ने कैप्टन से कहा कि वो अपने आदमियों को पीछे ले ले, पर वो बंदूक दिखाकर उससे धमकाता है, यहाँ तक कि मार के गिरा भी देता है। कैप्टन के लोगों के पास काफी अत्याधुनिक स्निपर जैसे हथियार थे, जिससे कि वो दूर से यहाँ टापू पे खड़े लोगों को मार गिरा देते। ओसुला के साथ वो दोनों बहुत बदतमीजी करते हैं, लेकिन जब उसने देखा कि अब इन्हें इसाक के बारे में भी पता चल गया है तो वो मौका देखकर फिर से उन पर हमला कर देती है और इस बार उसे जीत हासिल हुई। हालांकि इसमें उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी, पर एक औरत के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। जब वो अपने पे आ जाए, कैप्टन भी वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर
कर देता है। उसने अपने अकेले के दम पर कई लोगों को मार गिराया और हर बार उन्हें तोप चलाने से रोका ताकि इस तरफ आने वाले लोग उनके डूब न जाएं। हालांकि आखिर में पादरी ने बस चला ही दी थी, लेकिन अहम समय पर आकर कैप्टन ने बत्ती को बुझा दिया। तब तक उसके लोग भी अब आइलैंड पे आ गए थे और उन्होंने उस कैप्टन को बंदी बना लिया। दरअसल ये पूरा आइलैंड अंग्रेजों के अंतर्गत आता है और कैप्टन अंग्रेजों से सख्त नफरत करता है, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि ये लोग किसी भी तरह का कोई सिग्नल दें जिससे कि वो यहाँ तक पहुँच सके। पर वो ये जानना चाहता था कि आखिर ये लोग उन्हें सिग्नल कैसे देते हैं। तब पादरी बताता है कि वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पे आग जलाते हैं, जिसके धुएं से उन्हें पता चल जाता है। इतने में वहाँ पे वही आदमी आ जाता है जिसने ओसुला के घर पे हमला किया था। उसका कहना है कि थॉमस की बीवी उसके कब्जे में है और बाकी के लोग चर्च में छुपे हुए हैं। तो कैप्टन ने चिल्लाते हुए उन छुपे हुए लोगों से कहा कि अगर वो वहीं छुपे रहे तो उनकी इसी में भलाई होगी। इसके बाद वो उस पादरी को तोप के आगे रखकर उड़ा देते हैं, जिसके कि उसके परखच्चे उड़ गए थे। ये सारी चीजें एलिजाबेथ छुप कर देख रही थी। उसे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड को भी इन्हीं लोगों ने मारा होगा। ओसुला के लिए चीजें अब कठिन होने वाली थी, क्योंकि बाहर वो सभी अपना डेरा जमा लिए हैं। ऐसे में वो अब अपने परिवार को लेकर कहाँ छुपेगी। इसाक को लेकर वो बाहर आई और फौरन खुद को साफ करने लगी। तभी उसे किसी और की आने की भनक लग गई तो दोबारा से वो सतर्क हो गई। पर ये तो उसके जानने वाला था जो उससे अंदर आकर के कहता है कि वो लौट आया है। ओसुला समझ गई कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके शरीर पर कुछ मार्क्स भी हैं, जिससे ये साफ पता चल पा रहा है कि वो पहले एक पायरेट्स हुआ करती थी, इसलिए अभी अभी उस आदमी ने उसे कैप्टन कहकर पुकारा था। लेकिन ओसुला बाहर आकर उससे साफ मना करती है कि आइंदा से उसे इस नाम से कभी ना पुकारे। वो बाहर आकर उसने इसाक को एक व्हील चेयर पे बैठाया और उस आदमी से कहा कि इसे लेकर ऊपर जाओ और वहाँ संदेश दो, तब तक मैं एलिजाबेथ को लेकर आती हूँ। पर वो आदमी उससे गुजारिश करता है कि पूरा टापू उसे अपने परिवार की तरह मानता है, तो हो सके तो उनकी भी रक्षा करना। ओसुला ने कुछ नहीं कहा, बस चाकू लेकर दूसरी तरफ चली गई, जहाँ उसे एलिजाबेथ भी मिल जाती है जो घर की तरफ ही भाग रही थी। पर ओसुला ने रोका और कहा कि अब हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। एलिजाबेथ ने उससे रोते हुए कहा कि उसे मार दिया इन लोगों ने। ये सुन ओसुला भी काफी मायूस हो गई थी। तभी उसने देखा कि वो लोग अब उसी के घर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए वो वहीं छुप गई। अब जब ये पायरेट्स घर में घुसे तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला सिवाय उन दोनों की लाश के, जिसे कि बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। जो देख एक आदमी बोल उठा कि ये एक औरत का काम तो नहीं हो सकता है। तब दूसरे आदमी ने कहा कि लगता है कि तुम उस औरत को नहीं जानते हो। बात साफ थी, कुछ ऐसा अतीत है ओसुला का जिससे कि सब वाकिफ हैं सिवाय हमारे। पर कुछ देर हमें भी पता चल ही जाएगा। इसाक के लिए अब इस व्हीलचेयर पे ऊपर जाना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो उस एंथोनी से कहता है कि अब मैं पैदल ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। हालांकि वो सही से चल नहीं पाता है, लेकिन उसकी हिम्मत का जवाब देना पड़ेगा। वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं, पर तभी एंथोनी को कुछ आवाज आई जिससे वो सतर्क हो गया। पर ये ओसुला ही थी। ये चारों ही अब उस नदी तक पहुंच गए जिसमें खतरनाक मगरमच्छ का बसेरा था। ओसुला भी ये बात अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो एक खास किस्म की नाव से उसे पार करती है। लेकिन जब तक एंथोनी की बारी आई तब वो लुटेरों की भनक उसे लग गई। उसने बाकियों से कहा कि वो चले जाए, क्योंकि उनका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, ना कि उसका। ओसुला अपने परिवार को लेकर चली, पर ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि वहीं से छुपकर सब कुछ देख रही थी। कैप्टन ने एंथोनी को ब्रेट ली कहकर पुकारा, मतलब कि दुश्मनी पुरानी है। वो उससे ओसुला के बारे में पूछता है, पर वो कुछ नहीं बताता है। तो उसने उसके पैर पे शूट कर दिया और अपने आदमियों से कहा कि उस पार जाओ और देखो। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो लोग। इस बात से अनजान लोग कि पानी में मगरमच्छ हैं, वो ऐसे ही उसमें कूद गए और फिर जो हुआ वो बेहद ही दर्दनाक था। आधे से ज्यादा लोगों के खून से पानी पूरा लाल हो गया था, लेकिन कुछ लोग थे जो उस पार आने में सफल हो गए थे और अब वो ओसुला के पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि वो उन्हें दिख चुकी है। पर वो भी पीछे नहीं हटती है, बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार थी। उसने उन दोनों को एक जगह छुपा दिया और खुद किसी शातिर चोर की तरह छुप छुप कर वार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक आदमी ने उन दोनों को देख लिया, पर इसाक सामने आया। उसने वही खंजर निकाला और एक मर्द की तरफ अपनी बहन की रक्षा की। पर इससे पहले कि वो आदमी उसे छू भी पाता, पीछे से उड़ती हुई ओसुला आई और उसका सिर धड़ से अलग कर डाला। अपने लोगों को मरता हुआ देखकर कैप्टन भी अब तंग आ गया था, इसलिए उसने चिल्लाती हुई ओसुला को उसके पुराने नाम ब्लडी मैरी से पुकारते हुए कहा कि उसका पति अभी भी उनके कब्जे में है और जिंदा है, तो वो अगर उसे उस सोने के बारे में बता दे तो वो उसे छोड़ देगा। बाकी उसके परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और अंत में
उसने एंथोनी को भी मार डाला। उर्सुला ने शायद मन बना लिया है कि वो उसके सामने खुद को सरेंडर नहीं करेगी, या फिर उसे सच में किसी भी सोने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ती है और उस जगह पे आ गई जो इस पूरे द्वीप का सबसे सुरक्षित स्थान है। ऐसा इसलिए ये जगह चारों तरफ से जहरीले सांपों और कीड़ों से भरी पड़ी है और ऐसे में दुश्मन का यहाँ आना थोड़ा कठिन था। वो उन्हें लेकर एक गुफा में चली गई। ये जगह तो पहले से ही एक तहखाने जैसी थी, क्योंकि वहाँ काफी सारी चीजों का भंडार था जिसमें अलग अलग तरह के हथियार थे और कुछ असल बारूद भी। जिसे देख एलिजाबेथ ने कहा कि क्या भैया आपके इस रूप के बारे में पता है? तो उसने कहा कि वो दोनों पहले एक साथ ही काम किया करते थे। यहाँ हमें पता चला कि एलिजाबेथ थॉमस की बहन है ना, कि उर्सुला की। इन लोगों ने वहाँ से वो बक्सा बाहर निकाला जिसकी तलाश में वो लोग यहाँ तक आए थे। इस बक्से में बेशुमार सोना था, पर उर्सुला इसे एक चारे की तरह इस्तेमाल करती है। उसने उसके नीचे कुछ बारूद फिट कर दिए और ऊपर सोना रख दिया और बाद में खुद का वो पुराना पायरेट्स का कवच निकालती है और उसे आज कई सालों बाद दोबारा पहन लेती है। वहीं लुटेरों के साथ आए कुछ लड़के अभी भी नहीं मान रहे थे कि एक अकेली औरत इतना सब कुछ कैसे कर सकती है। तब कमांडर ने उन्हें बताया कि एक समय पे वो कैप्टन के बराबर थी, या यूं कहें कि उनसे ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन बाद में उसने कैप्टन को धोखा दिया और सारा सोना लेकर भाग गई। पर उर्सुला की तरफ की कहानी कुछ अलग सी है। उसका कहना है कि वो भारत के एक मछुआरे के घर की थी, पर एक दिन कुछ लुटेरों ने उसके पिता को मार दिया और उसे अपने साथ ले गए। जीने के लिए उसने वहीं की जिंदगी को अपना लिया। किसकी बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिलहाल रात होने पे ये लोग थॉमस को लेकर बाहर आते हैं, जो बड़े ही गर्व के साथ कैप्टन से पूछता है कि मेरी बीवी ने तुम्हारे कितने लोगों को मार गिराया। कैप्टन एकदम चुप था। उसके पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, या फिर जवाब था भी लेकिन वो उसे बताना नहीं चाहता। कैप्टन ने थॉमस के सामने उर्सुला के कुछ पुराने किस्से पढ़ने शुरू कर दिए कि कैसे वो दोनों एक साथ सालों तक थे। इतने करीब कोई नहीं था उसके, पर उसने मुझे ही धोखा दे दिया, जो बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई और इस बारे में वो हर रात सोचता है। इतने में हम उर्सुला को देखते हैं जो उन दोनों से कहती है कि उन्हें तैयार रहना होगा। जैसे ही उन्हें ऐसा लगे कि खतरा बढ़ गया है, वो नाव लेकर दूसरे द्वीप की तरफ निकल जाए, उसकी फिक्र न करें। इसके बाद वो एक चालाक खिलाड़ी की तरह कुएं से बाहर आई और एक एक करके वहाँ खड़े 6 से 7 लोगों को चुपके से मार गिराया और फिर पहुंच गई थॉमस के उस कमरे में जहां उसे बंद किया गया था। वहां जाकर उसने उसे फ्री करने की कोशिश, जिस दौरान थॉमस ने उससे पूछ ही लिया कि उसके और कैप्टन के कुछ हुआ था, तो उसने आज जाकर सच बोल ही दिया कि हाँ हुआ था, सब कुछ हुआ था, पर उसने मुझे धोखा दिया था, इसलिए बाद में मैंने उसे धोखा दे दिया। लेकिन अब मैं वो सब भूल चुकी हूँ। हमारा एक परिवार है जिसकी मुझे रक्षा करनी है। थॉमस को उस पर यकीन था। उसने बताया कि वो उस सोने को इसीलिए लेकर गया था ताकि वो अपने बेटे के पैरों का इलाज करवा सके। इस हथकड़ी की चाबी कैप्टन के पास है, तो इसे ऐसे खोल पाना संभव नहीं है। जैसे ही वो बाहर आई, कैप्टन के आदमी उसे घेर लेते हैं, लेकिन उसने भी पहले से जाल बिछा रखे थे, जिसके डर से कोई भी आगे आने को राजी नहीं था। तब कैप्टन वहां आया, जो वही पुरानी प्यार मोहब्बत वाली बातें करके उर्सुला को कमजोर करने की कोशिश करने लगा। उर्सुला भी उसके सामने वो सोना फेंक देती है और कहती है कि उसके पति को जाने दे, वो और जितना सोना चाहिए ले जाए। पर कैप्टन सिर्फ सोना लेकर नहीं जाएगा। उसके अंदर एक जलन है कि उर्सुला ने उसे धोखा देकर एक परिवार कैसे बसा लिया, जबकि वो आज तक अकेला है। इसीलिए अब वो उसके पति को उससे छीन लेगा, जिससे कि उसका वो बदला पूरा हो। बीच हम देख पाते हैं कैप्टन का स्निपर पेड़ पे बैठा थॉमस पे निशाना लगाया हुआ था। बस उसके एक हाँ कहने की देरी थी, पर इससे पहले कि वो उससे कुछ करता, थॉमस कैप्टन पे हमला कर देता है। उधर वो भी बाकी के लोगों से लड़ रही थी। इसी दौरान उसके लगाए हुए असल बारूद भी फटने शुरू हो गए थे, जिसमें कैप्टन के काफी लोग मारे गए। पर थॉमस कैप्टन के हत्थे चढ़ गया। उसने उसके सीने में तलवार घुसा दी। तब उर्सुला ने सरेंडर कर दिया खुद को और कहा कि उसके पति को वो जाने दे, बाकी उसे जो चाहिए वो देने को तैयार है। पर कैप्टन अपने धोखे का बदला ले लेता है। उसने उसके सामने ही थॉमस के सीने से वो तलवार आर पार कर दी, जिससे कि उसकी वहीं उसके सामने ही मौत हो गई। ये देख उर्सुला ने कैप्टन की आंख में आंख डालकर कहा कि उसने जो हरकत की है वो उसे बहुत ही महंगी पड़ेगी, क्योंकि अब वो उसका असली रूप देखने वाला है। इतना कहकर उसने वहाँ एक रस्सी पे आग लगाई जो उस सोने के बक्से में लगी हुई थी। यही तो उसका प्लान था। ऐसा करके वो फौरन कुएं में कूद गई। उधर कमांडर ने देखा कि इस लड़ाई में उसका बेटा भी मारा गया है, जो देख उसके अंदर आक्रोश भर गया, जो जाकर कैप्टन के सामने फटा। उसने तो उससे कहा था कि वो सिर्फ सोना लेकर चला जाएगा, फिर ये सब क्या है। उसके इतने सारे लोग मारे गए इस लड़ाई में, लेकिन अब वो औरों को खोना नहीं चाहता है, इसलिए उसने बाकी आदमियों को वापस चलने को कहा, पर कैप्टन इनकार कर देता है। कमांडर समझ गया था कि अब अगला कदम क्या होगा, पर इससे पहले कि वो उस कदम को उठाता, कैप्टन उसे शूट करके मार डालता है। लेकिन उसके आदमी अभी भी उसके खिलाफ ही थे। तब वो उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि कैसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और उसके आसपास के देशों पे कब्जा करना था, तो वो समुद्री लुटेरों का सहारा लेते हैं। ऐसा करके उन्होंने हर जगह कब्जा कर लिया, और जब उन्हें लगा कि अब उन्हें लुटेरों की जरूरत नहीं
नहीं है तो वो उन्हें अब खत्म करने पे उतारू हो गए हैं। उसके पास 3 देशों का फरमान है जिसमें लिखा है कि अगर कोई भी ब्लडी मैरी को जिंदा पकड़कर उनके पास लेकर आएगा तो उनके ऊपर सारे आरोपों को माफ कर देंगे और साथ में एक भारी इनाम भी देंगे। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि ऐसा करके वे मुक्त हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओसुला घायल हालत अपने परिवार के पास पहुंचती है और बताती है कि वो थॉमस को नहीं बचा सकी। जो सुन वो दोनों रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब उसका कर्तव्य है कि वो इस द्वीप पे रहने वाले सभी लोगों को मरने न दे। उन्हें किसी भी तरह करके उस छोटी ऊंची पे उस मशाल को जलाना होगा। पर अभी रात हो रही है और ऐसे में धुआं दिखेगा नहीं, उन्हें सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। पर अभी के लिए उन्हें जाना होगा क्योंकि उसे पता है कि वो लुटेरे यहाँ जरूर आएंगे। इसीलिए वो उन दोनों को भेजकर वहाँ ट्रैप्स बिछाना शुरू कर देती है ताकि वो उन सभी को उसमें फंसा सके। कुछ समय के अंतराल के बाद वो सभी अंदर आ गए थे, पर एक एक करके वो उसके लगाए हुए ट्रैप्स में फंसने लगे। जो बच भी गए उन्हें ओसुला ने मार गिराया। उसने खुद को ऐसी जगह पे छुपाया हुआ था जहाँ उसे देख तो सभी पा रहे थे क्योंकि वो जगह उसे काफी अच्छा कवर दे रही थी। काफी लंबी गोलीबारी के बाद आखिर सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचते हैं, जो थे कैप्टन और ओसोला। कैप्टन उससे कहता है क्यों ना एक लुटेरों की तरह लड़ा जाए। इस बीच सुबह भी हो गई थी तो इसाक ने देखा कि उसकी माँ ने उस मशाल को जला दिया है, परंतु ये काम उसकी माँ का नहीं बल्कि कैप्टन का है जिसने जानबूझकर ये किया है ताकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आएं और ब्लडी मैरी को पकड़ लें। पर वो नहीं जानता है कि उनके आने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक उसे ओसुला का सामना करना पड़ेगा जो अभी पूरी तरह से बदले की आग में धधक रही है। दोनों में बराबरी की लड़ाई होती है। ऐसा लग रहा था कि ये घमासान युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन एक समय आया जब ओसुला के हाथ से उसकी तलवार चटक गई और वो निहत्ती हो गई। तब कैप्टन ने उसे अपनी तलवार की नोक पे ले लिया। ओसुला ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि ये तलवार मेरे सीने के आर पार कर दो, पर कैप्टन के हाथ मानो इस चीज की इजाजत ही नहीं दे रहे थे। इतने में पीछे से एलिजाबेथ आ गई जिसने एक गोली चलाई जो जाकर सीधे कैप्टन के कंधे में जा लगी। इसी चीज का फायदा उठाकर ओसुला ने फिर से तलवार उठा ली। दोनों एक आखिरी वार करते हैं, पर इस बार भी कैप्टन उसे तलवार दूर रखता है, पर ओसुला ने अपनी टूटी तलवार उसके सीने के आर पार कर दी। शायद कैप्टन यहाँ कभी सोने के लिए आया ही नहीं था। उसे तो सिर्फ अपना वो खोया हुआ प्यार पाना था, पर अंत में उसे प्यार के बदले मौत मिली। कैप्टन की सांसें धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही थी। उस दौरान उसने उससे कहा कि वो हमेशा उसकी ब्लडी मैरी रहेगी, और ये कहते ही उसकी आंखों में आंसू थे। इसी बीच हम देखते हैं कि नीचे समुद्र में बैठे नाव में इसाक को ढेरों सोना मिलता है, यानी कि ऐसे और भी कई सारे बक्से हैं जिन्हें ओसुला ने छुपा कर रखा हुआ है। ब्रिटिशर्स के जहाज भी उन तक पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्होंने खतरे का संदेश दिया था। उन्होंने ब्लडी मैरी को देखा ही नहीं है तो वो उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। जो जानते थे वो तो मारे जा चुके हैं, यानी कि वो हमेशा जिंदा रहेगी। पर आपको क्या लगता है, क्या कैप्टन के साथ जो ओसुला ने किया वो सही था?